डियर स्टूडेंट, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्यापार जो होता है, जो लाखों करोड़ों अमाउंट का होता है, उसका हिसाब किताब कौन रखता है और इसका हिसाब किताब आखिर होता कैसे है। क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब रखना जरूरी होता है। जब हम किसी दुकान के साथ कोई सौदा करते हैं या फिर हम अपने लेवल पर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं। तो यहाँ पर तो एक देश का विश्व के साथ किए गए व्यापार का मामला है। यहाँ पर एक दो रुपए की बात नहीं होती है, यहाँ पर लाखों अरबों रुपए की बात होती है, करोड़ों रुपए की बात होती है। तो यहाँ पर भी एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और हर देश अपने पास विदेशों के साथ किए गए जितने भी आयात होता है, निर्यात होता है, जितने भी सौदे होते हैं, जितना भी निवेश होता है, जितने का भी लोन वगैरह लिया जाता है ना, हर एक चीज का हिसाब किताब प्रॉपर वे में रखा जाता है। तो ये जो हिसाब किताब करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इसका नाम है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया प्रॉपर वे में, और इसको भी एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम के लिए तैयार किया जाता है। और ये भुगतान शेष भी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अकाउंटिंग का जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट। भुगतान शेष को भुगतान शेष इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा बैलेंस रहता है। शेष का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका नेचर हमेशा संतुलन रहने में क्या होता है कि जितना पैसा आया उतना ही गया होता है, हर तरफ से ये बराबर हो जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत एक देश का विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के मदों का लेखा जोखा रखा जाता है। और आज की क्लास में हम भुगतान शेष के कंप्लीट मीनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम भुगतान शेष की बात करते हैं तो भुगतान शेष के अंतर्गत दो वर्ड आ जाता है, एक व्यापार शेष होता है। तो भुगतान शेष को समझने से पहले व्यापार शेष को समझना पड़ेगा। व्यापार शेष या फिर इसको हम कह सकते हैं व्यापार संतुलन, कैसे कह सकते हैं, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन शॉर्ट बोला जाता है BOT। ठीक है। अब एक देश का विदेशों से किए गए सभी दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के लेखा जोखा रखने को हम भुगतान व्यापार शेष के नाम से। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल और केवल वस्तुओं का, किसका, वस्तुओं का, और वो भी कौन सी वस्तुओं का, दृश्य वस्तुओं का। यहां पर दृश्य वस्तुओं का लेखा जोखा रखा जाता है। अब यहां पर आयात और निर्यात का अंतर होता है। तो यहां पर ये समझ लेगा कि एक चीज हम समझो ये कि जो मदें होती है ना भुगतान शेष की, उस मदों को बांटेंगे तो सबसे पहला होता है इसमें दृश्य मदें। दृश्य मदें क्या होती है, विजिबल आइटम, विजिबल गुड्स। दूसरी होती है अदृश्य मदें, अदृश्य मदें यानी कि इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स। थर्ड है पूंजीगत मदें, पूंजीगत मदें यानी कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। और फोर्थ पॉइंट होता है एक पक्षीय अंतरण, एक पक्षीय अंतरण। ठीक है, ये चार प्रकार की मदें होती हैं जिसके अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। जब हम दृश्य मदें की बात करते हैं, ये वो मदें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, और जो वस्तु प्रकार में होता है मतलब भौतिक वस्तु, सभी प्रकार की कौन सी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, फर्नीचर हो गया, ये सब हमारा दृश्य वस्तु, सभी प्रकार के दृश्य वस्तु इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो है अदृश्य वस्तु, इसके अंदर सभी प्रकार की क्या आ जाती है, सेवाएं आ जाती है, सभी प्रकार की सेवागत इसका दृश्य, मतलब जिसको ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल इसकी उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जहाजरानी हो गया, पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी प्रकार की मदें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत मदें। पूंजीगत मदें का मतलब होता है जैसे इसके अंतर्गत सभी प्रकार की ऐसी मदें जिससे एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ता है, जैसे निवेश हो गया, ठीक है, जैसे ऋण हो गया, इन सबको शामिल किया जाता है। और एक पक्षीय अंतरण, इसमें ऐसी मदों को शामिल किया जाता है जो एक तरफा होता है, ये एक तरफा मदें होती हैं। ये आइटम या तो जा रहा होता है या आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दान, दान या तो दिया जाता है या प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर ग्रांट,
ठीक है, ये भी या तो दिया जाता है या लिया जाता है, या किसी भी प्रकार का गिफ्ट, ये सभी आइटम हमें एक पक्षीय अंतर है। और भुगतान शेष में इन सभी प्रकार के आइटम को शामिल किया जाता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे ना व्यापार शेष, व्यापार शेष में केवल और केवल दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात को ही शामिल किया जाता है, और दृश्य वस्तु, क्योंकि सब बाकी वस्तुएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में किसी एक देश के साथ हम जो आयात निर्यात करते हैं दृश्य वस्तुओं का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किसी देश को हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी देश से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे में हम ये समझे कि व्यापार क्षेत्र आयातों और निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। इनका क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम व्यापार शेष की बात करते हैं, यहां पर हो जाएगा व्यापार शेष, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका कंप्लीट ही हो जाता है दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये जो चीज है, ये कभी अनुकूल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी प्रतिकूल हो सकता है, अलग अलग हो। अब अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जब हमारा निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है, तो वहां पर ये हो गया अनुकूल। वहीं पर इसका उल्टा, अगर किसी देश के साथ निर्यात कम होता है और आयात ज्यादा होता है, तो वो हो गया हमारा प्रतिकूल। जैसे चाइना के साथ हम जो है चाहे बिजनेस जब करते हैं ना, तो वहां से जो है विजिबल गुड्स को हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसे चिप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, मोबाइल पार्ट्स हो गए, ये सारे हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, तो एक चीज और समझना है यहाँ पर कि जब भी व्यापार शेष में लिखा जाता है, जितने भी आयात होते हैं उन सबको हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जितने भी निर्यात होता है उसको क्रेडिट साइड में। क्यों रूल है डेबिट क्रेडिट का ये, कि ऑल द एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑलवेज इन डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम आर रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। आयात हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि सामान आ रहे पेमेंट करना, जहां पेमेंट होता है वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, व्यापार से जो है ना, भुगतान संतुलन का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि मैंने भी बताया भुगतान संतुलन में सभी प्रकार के मुद्दों को शामिल किया जाता है, लेकिन व्यापार शेष में उनमें से केवल एक ही चीज को शामिल किया जाता है, वह दृश्य वस्तु है। अब आते हैं भुगतान शेष। भुगतान शेष एक देश के द्वारा विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के आयातों और निर्यातों एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें हर एक चीज, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो ऋण हो, या फिर दान दक्षिणा हो, अगर 1 रुपए भी आ रहा है या जा रहा है, वो चाहे वो किसी भी चीज का हो, किसी मत का हो, तो उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। समझ में आ गया? तो इसका विवरण, ये पूरे देश का विवरण होता है। ये मतलब ये किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति को बयां करता है, एक देश की इकोनॉमी को बताता है कि इकोनॉमी किस तरह से एक्चुअली में चल रही है। इकोनॉमी को दर्शाया जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस हिसाब से काम कर रहा है, और यहाँ पर सारी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ चीजों को डेबिट करते हैं, उसी का दूसरा पक्ष हम क्रेडिट भी करते हैं। एक और जहां लेन देन की 2 पक्ष होती हैं, तो एक और देश के विदेशी मुद्रा की देनदारियों का विवरण होता है और धनात्मक पक्ष कहते हैं, और दूसरी ओर देश की समस्त देनदारियों का विवरण होता है, जिसमें ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। एक तरफ जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करते हैं, और जो जा रहा है उसकी एंट्री करते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, संतुलन में रहता है, क्योंकि रूल ही है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया भुगतान संतुलन। अब कहेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे, तो क्वेश्चन अगर बनता है भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन किसी भी देश के द्वारा विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के वस्तुओं, सेवाओं या पूंजीगत मदों का पूरा विवरण होता है, जो कि एक निश्चित वर्ष के समय के अंतर्गत तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, तो चर्चा करते हैं परिभाषाओं की। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं अपने लेवल में। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं आपके लिए छाट के लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेसर वाल्टर क्राउस की परिभाषा। प्रोफेसर वाल्टर क्राउस ने यह कहा है कि किसी देश का भुगतान शेष उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच हुई अवधि में साधारण रूप से 1 वर्ष पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण होता है। विवरण मतलब स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत कितना पैसा गया, कितना आया, इन सब का एक कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार किया जाता है।
जेम्स इंग्रैम के अनुसार भुगतान शेष एक देश के उन सभी आर्थिक लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है जो उसके और शेष विश्व के निवासियों के बीच में एक निश्चित समय के बीच में तैयार किया होता है। मतलब देश और विदेशों के साथ, और निवासी ही करेंगे, ठीक है ना। जो आप व्यापार होता है वो एक निवासियों की तरह किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, इसलिए निवासियों का टर्म लिखा जाता है। तो जो कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दो देशों के बीच में होता है, उन सबको यहाँ पर लेखा जोखा किया जाता है। प्रोफेसर बेनम के अनुसार किसी देश का भुगतान से शेष विश्व के साथ उसके मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है, जबकि व्यापार से एक निश्चित अवधि में उसके आयातों और निर्यातों के बीच का संबंध होता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और समझें। शेष विश्व और भुगतान शेष में, सॉरी, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है। बेसिकली अगर आपने इसको मीनिंग को ध्यान से समझा है तो अंतर तो स्पष्ट हो गया होगा कि व्यापार शेष के अंतर्गत केवल और केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मतलब केवल भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार के मुद्दों को शामिल किया जाता है। अगर लिखने की बारी होती है तो कुछ पॉइंट्स है, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। जैसे व्यापार शेष के अंतर्गत केवल वस्तुओं और से वस्तुओं के आयात निर्यात को विवरण रखा जाता है, जबकि भुगतान शेष में सभी प्रकार के मुद्दों को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष में केवल दृश्य वस्तु का समावेश होता है, भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुओं का समावेश होता है। व्यापार शेष में किसी भी समय अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा अनुकूल ही रहता है, मतलब ये संतुलित रहता है, बराबर रहता है हमेशा। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार हर समय के एक व्यापार शेष भुगतान ना रहे, किंतु भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है। व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष अधिक व्यापक है, क्योंकि व्यापार शेष में केवल चुनिंदा मुद्दों को शामिल किया जाता है, भुगतान में सब कुछ शामिल किया जाता है। ठीक है, यदि किसी देश का व्यापार शेष उसके पक्ष में है तो यह आवश्यक नहीं कि वो देश भी अधिक बढ़ रहा होगा, क्योंकि भुगतान शेष देश के पक्ष में नहीं होता है तो देश की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति का प्रतीक बताया जाता है। व्यापार शेष नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि देश की हालत खराब है, लेकिन भुगतान शेष अगर अनुकूल नहीं रहा इसका मतलब देश की हालत कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये डिफरेंस अक्सर एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बारी है भुगतान शेष की संरचना एवं मुख्य मदों को। भुगतान शेष की संरचना को अगर समझने जाए, इसके बनावट को अगर समझने जाए तो ध्यान में रखिएगा, भुगतान शेष के अंतर्गत बेसिकली आइटम को लेनदारी डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, लेनदारी यानी कि क्रेडिट पैसा आ रहा है, देनदारी मतलब पैसा जा रहा है। तो ऐसे में भुगतान संतुलन की अगर प्रमुख मदों को देखें, जैसा भी मैंने अभी समझाया था, सभी प्रकार की दृश्य वस्तुएं जिसको देखा जा सकता है, भौतिक वस्तुएं, सभी प्रकार की सेवाएं, ठीक है, सभी प्रकार के ब्याज एवं लाभांश जो आता है, जब भाई लोन दोगे तो ब्याज आएगा, पैसा निवेश करोगे तो लाभांश आएगा या जाएगा, तो ये सभी प्रकार की मदें। तो सेवाओं की बात करते हैं, सेवाओं के भी 3 प्रकार है यहाँ पर। व्यावसायिक कंपनियों की सेवाएं, बैंक या बीमा, विशेषज्ञ सेवाएं जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, तकनीक, शिक्षा आदि, और शिक्षा भ्रमण के लिए विदेशी मतलब जो टूरिज्म होता है, इन सबकी सेवाएं। अगर सेवाओं को थोड़ा सा हम अलग भी बांटे तो यूं कह सकते हैं, सेवाओं को बेसिकली 2 ग्रुप में बांट सकते हैं यहां पर हम। ठीक है, एक होता है कारक सेवाएं, कारक सेवाएं, और दूसरी हो जाती है गैर कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं। कारक सेवाओं के अंतर्गत हम शामिल करते हैं सभी प्रकार के, ठीक है, श्रम संबंधी सेवाएं, पूंजीगत संबंधी सेवाएं, और श्रम पूंजी, और एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं उद्यमी संबंधी सेवाएं। श्रम के बदले में यहां पर जो है वेतन या मजदूरी का हिसाब की तरह करता, पूंजी के बदले में ब्याज का, और उद्यमी के बदले में लाभ का। हालांकि ब्याज और लाभ को यहाँ पर अलग से शामिल किया गया है, तो यहाँ पर हम सेवाओं के अंतर्गत इसको भी शामिल कर सकते हैं, और गैर कारक के अंतर्गत बाकी सारी चीजें आती है, ये सब गैर कारक सेवाएं होती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के अलावा इसके अंतर्गत सभी प्रकार के उपहार जो आता है या जाता है, गिफ्ट हो गया, दान हो गया, सब शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लॉन्ग टर्म निवेश, FDI हो गया, FII हो गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, और यहाँ पर FII होता है, ठीक है,
हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के रूप में इसको तो प्रतिभूति विनियोग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के अल्पकालिक विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर शामिल होता है, जैसे गोल्ड में पैसा लगाना, एसआई में पैसा लगाना, बैंकों में पैसा लगाना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण का आगमन, जो गोल्ड का आना जाना, तो गोल्ड की खरीद फरोख्त होती है, उन सबको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? भुगतान संतुलन के अंतर्गत। अब भुगतान संतुलन में जो मदें शामिल होती हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और कौन कौन सी चीजों को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। डेबिट का मतलब होता है पेमेंट होना, जब बाहर जा रहा पैसा, खर्चा हो रहा है। और क्रेडिट का सीधा मतलब होता है पैसा हमारे पास आ रहा है। अब कब कब आता है? वस्तुओं का निर्यात करते हैं, सेवाओं से आय प्राप्त होती है, बीमा, इस सबसे। विदेशी ऋणों पर ब्याज प्राप्त होता है, विदेशी विनियोग की वापसी और उस पर लाभांश प्राप्त होता है, विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं, विदेशी सरकारी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, देश के में नागरिकों का प्रवासन प्राप्त होता है, विदेशों में प्राप्त होने वाले उपहार, ये सब मतलब प्राप्त। इसी का उल्टा वहां पर होता है, कहाँ का जाता है? जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम दूसरों की सेवाएं लेंगे, जैसे हमारे पास बीमा दूसरी कंपनी का दे रहा है, बैंक की सेवाएं, प्रावधिक विशेषज्ञ शिक्षा दूसरे देशों से आ रहा है, तो ये सब बदले में पेमेंट करना पड़ता है। विदेशी ऋण हमारे यहाँ पर हमने प्राप्त किया, उसका ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। विदेशी विनियोग का लाभांश देना पड़ेगा, वो बच चला जाता है। देश में पर्यटक छात्र दूसरे देशों में जा रहे हैं तो पैसा खर्च करके आ रहे हैं, देश की सरकारों द्वारा विदेशों में व्यय किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों के अपर्चन, इमिग्रेशन, नागरिक दूसरे देशों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब कुछ शामिल किया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी विदेशों को पेमेंट हो रहा है वो डेबिट साइड में, और विदेशों से अगर पैसा आ रहा है वो क्रेडिट साइड में। अब आगे बढ़ते हैं। भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, क्यों? भुगतान शेष का असंतुलन होने के कारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये समझिए भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में ही क्यों रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, व्हाई? इसका सीधा सा संबंध है कि भुगतान संतुलन का पूरा जो लेखांकन होता है वो दोहरी लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है। दोहरी लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंड सिस्टम। मतलब यहाँ पर भी जो लेखा होगा डेबिट और क्रेडिट, और आपको रूल है कि एक ही ट्रांजेक्शन के दो साइड को लिखा जाएगा तो लास्ट में उसका टोटल बराबर ही होता है। हालांकि ये नहीं कह सकता क्या ये असंतुलन में नहीं होता है, लेकिन वो कॉजेस अलग होते हैं, उसके पीछे कुछ और ही कारण काम करते हैं, लेकिन ये नॉर्मली डेबिट होता है। एक देश का व्यापार शेष भले ही संतुलन में ना रहे, लेकिन भुगतान शेष शामिल, क्योंकि व्यापार शेष में केवल एक ही प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, और वो एक ही प्रकार किसी देश से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी जा सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन भुगतान संतुलन का संबंध इसके विभिन्न वहियों में समान दोहरी प्रविष्टि, जैसे मैंने कहा, लेन देन डेबिट और क्रेडिट के आधार पर तैयार किया जाता है। अगर सभी प्रक्रियाएं, सभी एंट्री हमेशा सही होती हैं, कहीं पर भी लिखने में, एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई गलतियां नहीं होती है, तो ये हमेशा क्या आएगा? संतुलन में ही रहता है, ठीक है। लेन देन के दोनों पक्ष का योग राशि के बराबर होते हैं, उन्हें एक दूसरे की विरोधी दिशा में लिखा जाता है, और इसी कारण से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में ही रहता है। और भुगतान संतुलन के अंतर्गत जब खाता तैयार किया जाता है ना, दो प्रकार के, चालू खाता और पूंजी खाता, दोनों के ही दृष्टि से ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि सही मदों को सही जगह पर लिखा जाए। तो भुगतान संतुलन में जब एंट्री करते हैं तो दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। चालू खाते के अंतर्गत सभी प्रकार के चालू जो एक वर्ष के अंतर्गत पूरे कर दिए जाते हैं, ऐसे मदों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दैनंदिनी जो एक दिन के अंतर्गत होता है, कम समय के अंदर होता है, ये एक साल के अंतर्गत जिनका पूरा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, ऐसी मदों को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार की चालू मदें ऐसी मदें जो उस देश की संपत्तियों या उस देश के दायित्व को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, तो ऐसी मदों को हम चालू खाते के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सभी प्रकार के वस्तुओं के आयात निर्यात, सभी प्रकार की सेवाओं के आयात निर्यात, ब्याज और लाभांश कर एक पक्षीय हस्तांतरणों का, इन सबको चालू मदे के रखा जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं चालू मदे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहीं पर पूंजी खाते के अंतर्गत उन मदों को शामिल किया जाता है जिससे जो चालू खाते में शामिल नहीं होता, ये फिर ऐसी मदें होती हैं जो किसी भी देश के संपत्तियों और दायित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। या तो इससे संपत्तियां बढ़ेंगी या संपत्तियां कम हो जाएंगी, या तो ऋण बढ़ेंगे या तो ऋण कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
जैसे निवेश हो गया, ऋण हो गया, ये सब कुछ आपका चालू खाते के अंतर्गत ही शामिल किया, सॉरी पूंजी खाते के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट ये बनता है कि भुगतान शेष का महत्व क्या है, क्यों तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर भुगतान शेष केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को जान सकते हैं इसके अंतर्गत, अगर एक देश के समस्त इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को समझना है, एक देश की अंतर्राष्ट्रीय मजबूती को समझना है, तो भुगतान शेष ही इसमें शामिल सहायता कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की सूचना देती है। इससे जानकारी मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना निवेश आ रहा है, कितना निवेश जा रहा है, विदेशों से कितना पैसा हमारे देश में आ रहा है, विदेशों को हमारे देश से कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा विदेशी वाले हमारे पास पैसा लगाए थे निकाल के ले गए या बाहर से लेके हमारे देश में लगा रहे हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो ये वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक भुगतान शेष का विवरण ही हमें बताता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, क्या हम विदेशों से ज्यादा आयात करते हैं या विदेशों को ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, हमारी स्थिति आखिर है क्या। विदेशी ऋणों के भुगतान की विधि का ज्ञान, हम किस प्रकार से विदेशों से ऋण ले रहे हैं, उसका भुगतान किस प्रकार से कर रहे हैं, इन सब चीजों को प्रॉपर वे में यहाँ लिखा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव का मापन किया जाता है, हमारे मनी की वैल्यू क्यों कम हो रही है। जैसे आज के टाइम में अगर देखें तो $1 के बराबर लगभग 99 रुपए के आसपास पहुंच गया है, 100 रुपए हम पार करने वाले हैं। तो हमारी हालत, मुद्रा की हालत थोड़ी डाउन है। क्यों? क्योंकि डॉलर की मांग पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रा की स्थिति कमजोर हो गई है। दूसरा कारण है, भारत में जो विदेशी लोगों ने पैसा लगाया था वो सारा पैसा निकाल के ऐसे में रुपए की मांग बढ़ने से, डॉलर की नहीं रुपए, क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ने से इसके संबंध में रुपए की वैल्यू कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय आय पर व्यय प्रभाव पड़ता है और विभिन्न मुद्राओं में देश की भुगतान की स्थिति के बारे में कि हमारे देश की मुद्रा दूसरे देशों की मुद्रा की हालत में कैसी पोजीशन में है। तो ये सब कुछ हमें भुगतान शेष ही बताता है। तो भुगतान शेष किसी भी देश की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बताने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है। इसलिए भुगतान शेष को जानना समझना जरूरी है हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है, ये टॉपिक क्लियर हो गया है, तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और कहीं पर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।